हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। आज का जो हमारा विषय है वो है सामाजिक अध्ययन। ठीक है, इससे पहले दोस्तों मैंने इसके ऊपर 2 वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो मेरा न्यू चैप्टर है वो है नदी घाटी की सभ्यता। ठीक है, इसमें दोस्तों हम लोग कौन कौन से पॉइंट पढ़ेंगे देख लेते हैं। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, दूसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ेंगे, तीसरा मिस्र की सभ्यता और चौथा चीन की सभ्यता। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में कांस्य युग में अनेक सभ्यताओं का विकास हुआ। ठीक है, ये सभ्यताएं नदी की घाटी में विकसित हुई थी। जो नदी किनारे वहाँ पे सब सभ्यताएं विकसित हुई थी। नदियों की घाटी में विकसित होने के कारण ही ये नदी घाटी की सभ्यता कहलाई। प्रत्येक सभ्यता की अपनी कुछ विशेषताएं थी। ठीक है, परंतु इनमें परस्पर अनेक समानताएं भी है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर देखें। चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब सिंधु सभ्यता। ठीक है, 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा से 640 किलोमीटर दूरी स्थित मोहनजोदड़ो में उत्खनन के द्वारा एक भव्य नगर के अवशेष प्राप्त किए। प्रारंभ में उत्खनन कार्य सिंधु नदी की घाटी में ही किया गया था तथा वहीं पर इस सभ्यता के अवशेष सर्वप्रथम प्राप्त हुए थे। अतः मार्शल ने इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा। तो 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो में उत्खनन का कार्य किया गया। वहाँ पे दोस्तों भव्य नगर के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, और यह नदी के किनारे होने के नाते मार्शल ने इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया। ठीक है, और सर्वप्रथम अवशेष जो है यहीं से प्राप्त हुए थे। पुरातात्विक अन्वेषणों एवं उत्खनन से स्पष्ट हो गया कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्र हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो तक ही सीमित नहीं था। मतलब कि ये कोई इतनी जगह फिक्स नहीं था, परंतु और बहुत अत्यधिक विस्तृत था। सिंधु सभ्यता का विस्तार प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी, या मिस्र की सभ्यता या फारस की, इन क्षेत्रों तक अधिक विस्तृत था। ठीक है, अब देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषताएं। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि नगर निर्माण योजना उन लोगों की कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप नगरी था, मतलब वहाँ नगर थे। ठीक है, एक शहर की अपेक्षा थी। सिंधु सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनबाली आदि से प्राप्त होता है। ठीक है, कुछ ऐसे प्लेस थे, जगह थे जहाँ से ऐसा प्रतीत हुआ कि ये सभ्यता नगरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता नगर में चौड़ी चौड़ी सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर थी। ठीक है, जो इस नगर की जो सड़क थी वो चौड़ी थी। ठीक है, ये सड़कें एक दूसरे को प्रायः कहाँ पर दोस्तों, समकोण पर काटती थी। इस प्रकार प्रत्येक नगर अनेक खंड मतलब मोहल्लों में बता था। ठीक है, एक सड़क 11 मीटर चौड़ी थी जो संभवतः राजमार्ग रही होगी, अनुमानित है दोस्तों। नगर की सभी सड़कें राजमार्ग से मिलती थी। जो नगर की सड़क है वो सभी जो राजमार्ग का था उसी से दोस्तों मिलती थी। नगर में जल का भी समुचित प्रबंध था, मतलब जल पानी का। ठीक है, सड़कों के किनारे नालियाँ थी जो पक्की एवं ढकी होती थी। ठीक है, पक्की भी थी और ढकी होती थी। इनमें मेन होल भी बनाया जाता था, मतलब निकास पानी का। ठीक है, आप देख लेते हैं दोस्तों कि भवन निर्माण कैसा था। ठीक है, तो भवनों को 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। चलिए पहला देख लेते हैं, साधारण भवन ना। इन भवनों का आकार आवश्यकता अनुसार छोटा एवं बड़ा होता था। ठीक है, ये भवन 1 से 2 मंजिल तक होते थे। ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए ईंट एवं पत्थर की सीढ़ियाँ होती थी। जो ऊपर की छतें होती थी उस पर जाने के लिए किसकी सीढ़ियाँ थी, ईंट और पत्थरों की। ठीक है, भवन में खिड़कियाँ, रोशनदान, दरवाजे, रसोइयाँ घर, कुआं या स्नानागार होता था। ठीक है, बहुत सारे वहाँ पर होते थे। दरवाजे की छत लकड़ी के बने होते थे। जो दरवाजे की छत है वो किससे, लकड़ी के बने होते थे। दीवारें बहुत मोटी बनाई जाती थी। फर्श ईंट
खड़िया एवं गारे से बनाया जाता था। भवनों में जल निकास की उचित व्यवस्था थी। घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे खुलते थे। ठीक है, जो घर के दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क से नहीं थे, मतलब पीछे खुलता था। ठीक है, आप देखेंगे सेकेंड, राजकीय एवं सार्वजनिक सड़क। ठीक है, मोहनजोदड़ो में राजकीय एवं सार्वजनिक भवन के भग्नावशेष भी प्राप्त हुए थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो से एक विशाल भवन, ठीक है, कितना 71 मीटर लंबा और इतना ही चौड़ा था, मतलब लंबाई और चौड़ाई 71 मीटर थी। ठीक है, इसमें एक विशाल कक्ष भी था। ठीक है, जिसकी छत 20 स्तंभों पर टिकी हुई है। इसके फर्श पर अनेक चौकियां बनी हुई हैं। संभवतः इसका प्रयोग विचार विनिमय के लिए होता होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे। जो स्नानागार थे कैसे थे, विशाल थे। ठीक है, विशाल स्नानागार एक विशाल भवन में स्थित है। इसका जलाशय आयताकार है। यह कितना दोस्तों 39 फीट चौड़ा एवं 8 फीट गहरा है। ठीक है, इसके प्रत्येक ओर जल तक पहुंचने के लिए ईंटों की सीढ़ियां हैं। जलाशय की दीवार एवं फर्श पक्की ईंटों से बने। ठीक है, जो इसके फर्श थे वो पक्की ईंटों से बने थे। जलाशय में जल निकास की समुचित व्यवस्था की गई थी। ठीक है, जो जलाशय इसमें जल निकास की समुचित व्यवस्था थी। इसके चारों ओर बरामदे हैं तथा इनके पीछे कमरे बने हुए थे। ठीक है, अब अन्नागार मतलब अनाज कहाँ रखते थे उसके बारे में दोस्तों देख लेते हैं। अन्नागार की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 18 मीटर एवं 7 मीटर है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो में सार्वजनिक भोजनालयों के अवशेष भी प्राप्त हुए थे। ठीक है, आप दोस्तों देख लेते हैं उन लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। ठीक है, उत्खनन से प्राप्त सामग्री एवं स्रोतों से सिंधु सभ्यता कालीन सामाजिक स्थिति, तत्कालीन खान पान, वेशभूषा, आभूषण, प्रसाधन सामग्री आदि के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई, जो निम्न है। ठीक है, पहला दोस्तों देख लेते हैं सामाजिक संगठन कैसा था उन लोगों का। ठीक है, सिंधु सभ्यता का समाज मुख्यतः वर्गहीन समाज ही था। समाज मुख्यतः समाज मुख्यतः व्यापार प्रधान ही था। ठीक है, मतलब व्यापार प्रधान ही था। इसमें मुख्य वर्ग व्यापारी, ठीक है, योद्धा, श्रमजीवी, विद्वान आदि थे। संभवतः इस सभ्यता के अंतर्गत समाज मातृ प्रधान था। ठीक है, मतलब माता का अधीन था। कृषि, फसल एवं आहार, इसके बारे में दोस्तों देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः 9 प्रकार की फसल उगाते थे। ठीक है, 9 प्रकार की फसल उगाते थे जो मुख्य रूप से थे। मुख्य फसल एवं आहार कौन कौन से जान लेते हैं नाम। गेहूँ, जौ, चावल, मटर, दूध, सब्जियां, फल, भेड़, गाय, मछली, मुर्गे आदि जंतुओं के मांस थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वेशभूषा एवं आभूषण कैसे थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। शरीर पर 2 वस्त्र धारण किए जाते थे। कितने, 2 वस्त्र। प्रथम एक आधुनिक शाल के समान कपड़ा होता था। ठीक है, जिसे कंधे के ऊपर तथा दाहिनी भुजा के नीचे से निकालकर पहनते थे। ठीक है, जिससे दाहिनी हाथ कार्य करने के लिए स्वतंत्र रहे। दूसरा वस्त्र शरीर के नीचे पहना जाता था। ठीक है, दूसरा वस्त्र कहाँ, शरीर के नीचे, जो आधुनिक धोती के समान होती है। स्त्रियों और पुरुषों के वस्त्रों में विशेष अंतर नहीं था। साधारणतः सूती कपड़े पहने जाते थे, परंतु ऊनी वस्त्रों का भी प्रचलन था। आप देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। स्त्री पुरुष दोनों ही अंगूठी, कड़े, कंगन, कंठहार, कुंडल आदि पहनते थे। स्त्रियां चूड़ियाँ, कर्णफूल, हंसली, भुजबंद, करधनी आदि भी पहनते थे। ये आभूषण सोना, चांदी, हाथी के दांत, हीरो आदि से बनाए जाते थे। निर्धन व्यक्ति तांबे, मिट्टी, सीप आदि के आभूषण पहनते थे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देखेंगे, प्रशासन सामग्री। ठीक है,
स्त्रियों को प्रसाधन अत्यधिक प्रिय था। वो लिपस्टिक का प्रयोग करती थी। लिपस्टिक चंदूदड़ों से प्राप्त हुई है, ठीक है। कहाँ से? चंदूदड़ों से। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आमोद प्रमोद के साधन। सिंधु सभ्यता के निवासियों के आमोद प्रमोद के प्रमुख साधन कौन कौन से थे, देख लेते हैं। जुआ खेलना, शिकार खेलना, नाचना गाना, मुर्गों की लड़ाई देखना आदि वहाँ का मुख्य मनोरंजन था, ठीक है। औषधियाँ, वहाँ पे मतलब बीमार होने पे क्या करते थे। सिंधु सभ्यता निवासी विभिन्न औषधियों से परिचित थे। इस सभ्यता में खोपड़ी का शल्य चिकित्सा के उदाहरण कालीबंगा एवं लोथल से प्राप्त हुए, ठीक है। कहाँ से? कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुए थे। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, गृहस्थी के उपकरण, ठीक है। इस सभ्यता के निवासी घड़े, कलश, थाली, गिलास, चम्मच, मिट्टी के कुल्हड़ का प्रयोग करते थे। कभी कभी सोने, तांबे एवं चांदी के बर्तन का भी प्रयोग करते हैं, मतलब सोना, तांबे और चांदी के बर्तन का, ठीक है। और आर्थिक जीवन कैसा था देख लेते हैं। उत्खनन से प्राप्त भग्नावशेषों से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के निवासियों की आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पहला, कृषि। कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था। गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल, चावल एवं अनेक फल भी उगाए जाते थे, ठीक है, इन लोगों के माध्यम से। और पशुपालन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के निवासी गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि भी पालते थे। कपड़ा बुनना। सिंधु निवासी सभ्यता विश्व के सूत काटने तथा कपड़े बुनने वाले प्रथम लोग थे। इन्हीं को दोस्तों कहा गया है सूत का कपड़ा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, उद्योग एवं अन्य व्यापार या व्यवसाय, ठीक है। सिंधु निवासी शिल्पकला में अत्यंत दक्ष थे, मतलब निपुण थे। मिट्टी के असंख्य बर्तन खुदाई से प्राप्त हुए हैं जो अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक है। धातुओं के सुंदर आभूषण भी बनाए जाते थे। इसके अतिरिक्त सीप, शंख, हाथी दांत आदि के भी आभूषण बनाए जाते थे, ठीक है। व्यापार कैसा था देख लेते हैं उन लोगों का, ठीक है। इस सभ्यता के निवासियों का विदेशियों से भी व्यापारिक संबंध था, ठीक है। इस सभ्यता के जो लोग थे वो बाहर के लोगों से भी व्यापारिक संबंध रखते थे। इस सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कहाँ कहाँ है दोस्तों देख लेते हैं। लोथल एवं कहाँ पे? सोतकाको, ठीक है। इसका विदेशों से जल एवं थल दोनों मार्गों से संपर्क था, ठीक है। जल और थल दोनों मार्गों से संपर्क था। थल पर बैलगाड़ियों तथा जल में जहाजों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, इन लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था इसके बारे में चर्चा करेंगे। सिंधु निवासी निम्नलिखित देवी देवताओं की आराधना करते थे। माँ त्रिदेवी की पूजा करते थे, शिव पूजा भी करते थे और योनि पूजा, ठीक है। पशु पूजा, सूर्य पूजा, वृक्ष की पूजा और नदी पूजा, इन लोगों का ये सब धार्मिक जीवन था। अब दोस्तों देखते हैं मृतक संस्कार, ठीक है। पहला दोस्तों देखेंगे पूर्व समाधि, ठीक है। मृतक को जमीन में गाड़ दिया जाता था, मतलब जो व्यक्ति मर जाते थे उन्हें जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था, वहाँ समाधि बनाई जाती थी। लोथल में 2 कंकाल एक ही कब्र में दफनाए मिले थे, ठीक है। लोथल एक ऐसा जगह था जहाँ 2 कंकाल एक ही साथ दफनाए गए थे। आंशिक समाधि, इसमें मृतक को पहले पशु पक्षियों का आहार बनने के लिए खुले स्थान पर छोड़ा जाता था, तब बाद में उसकी अस्थियों को पात्र में रखकर भूमि में रखा जाता था, ठीक है। अब दाह कर्म देखते हैं इसके बारे में। इसमें शव को जलाकर उसकी राख तथा अस्थियों को कलश में रखकर भूमि में गाड़ दिया जाता था। मोहनजोदड़ो में ऐसे कलश प्राप्त हुए, ठीक है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट, कला। इन लोगों का कला कैसा था। पहला दोस्तों भवन निर्माण कला। विशाल अन्नगृह, मकान,
सुनियोजित नगर आदि इनकी कला को प्रमाणित करते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी कला थी उन लोगों की। मूर्ति कला में देख लेते हैं। सिंधु निवासी मूर्तियों बनाने में कुशल थे। ठीक है, जो सिंधु के निवासी थे वो मूर्ति बनाने में कुशल थे। उस समय की धातु पाषाण एवं मिट्टी की मूर्तियाँ जिनमें धार्मिक देवी देवताओं उपासिकाओं आदि का प्राप्त हुई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे धातु कला। सिंधु निवासी सोने चांदी तांबे आदि के आभूषण का निर्माण करते थे। जो सिंधु निवासी थे वो सोने चांदी तांबे के आभूषण का निर्माण करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हमेशा एग्जाम पूछा जाता है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी। तो दोस्तों वो मोहनजोदड़ो से मिली थी। ठीक है, चित्रकला देख लेते हैं। इस सभ्यता के लोगों को चित्र कला का भी ज्ञान था। ठीक है, जो चित्रकला उसका भी उन लोगों को नॉलेज था, जिसकी पुष्टि प्राप्त बर्तनों एवं मुहरों पर चित्रित चित्रों से होती है। ठीक है, जो वहाँ से बर्तन प्राप्त हुए थे उसी पर दोस्तों वो सब चित्र मिले थे। नेक्स्ट देखेंगे संगीत एवं नृत्य कला, इन लोगों का कैसा था। संगीत संबंधी उपकरण ढोल तबला आदि खुदाई से प्राप्त हुए। ठीक है, नित्य मुद्रा में स्त्री की धातु मूर्ति इस बात का परिचायक है कि नृत्य कला में रुचि रखते थे। मतलब वहाँ पे एक स्त्री की धातु मूर्ति मिली है और नृत्य करते हुए। ठीक है, आप देखते हैं ताम्र निर्माण कला। ठीक है, सिंधु सभ्यता कालीन अनेक ताम्रपत्र प्राप्त हुए जो आकार में कैसे थे दोस्तों, वो वर्गाकार थे। ठीक है, वर्ग से। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग चित्रकला। इस सभ्यता के लोगों की चित्रकला का भी ज्ञान था, जिसकी पुष्टि प्राप्त बर्तनों मोहर। दोस्तों ये तो हो गया था। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता की नगर निर्माण योजना कैसी थी। तो वो भवन निर्माण योजना थी। विशाल स्नानागार एवं अन्नागार थे। सिंधुकालीन सामाजिक जीवन अच्छा था। सिंधुकालीन धार्मिक जीवन एवं आर्थिक जीवन था। ठीक है, और देख लेते हैं दोस्तों अब मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यूनानी भाषा में मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ जल के मध्य का क्षेत्र था, मतलब जल के आसपास का क्षेत्र। यह सभ्यता इराक की दजला एवं फरात नामक दो नदियों के मध्य के क्षेत्र में विकसित हुई थी। कौन कौन से नदी के क्षेत्र में? दजला एवं फरात नामक जो दो नदियाँ थी उसी के क्षेत्र में विकसित थी। कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसी कारण मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से पुकारा जाता है। इस क्षेत्र में तीन सभ्यताएं सुमेरिया, बेबीलोनिया और असीरिया की सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, तीन सभ्यता का विकास हुआ था। तीनों सभ्यताओं को सम्मिलित रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मतलब जो तीन सभ्यता थी इनको जब मिक्स कर दिया गया तो उनको मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा। पहला दोस्तों हम लोग देखेंगे सुमेरिया, जो इसकी सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम सुमेरिया की सभ्यता का ही विकास हुआ था। इस क्षेत्र में अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण उपजाऊ क्रीसेट कहा गया। ठीक है, सुमेरिया सभ्यता के लोगों ने अपनी राजधानी सुमेर बनाई थी। इसी कारण इस सभ्यता में सुमेरियन की सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देखेंगे राजनीतिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, दजला एवं फरात नदियों के कारण इस क्षेत्र में अनेक द्वीप बन गए थे। इन्हीं द्वीपों में धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ और प्रत्येक द्वीप का एक राज्य की स्थापना हुई। सुमेरिया सभ्यता के प्रमुख राज्य उर, किस, निस्पुर, इरुदी आदि थे। सुमेरिया सभ्यता में शासन धर्म पर आधारित था तथा राजा को ईश्वर की प्रतिनिधि समझा जाता था। सारगन प्रथम इस सभ्यता का संस्थापक था। राजा के बाद राज्य में
पुरोहित का महत्व होता था। ठीक है, सामाजिक जीवन देख लेते हैं। सुमेरिया सभ्यता के समाज पर धर्म का विशेष प्रभाव था। ठीक है, इस पे धर्म का विशेष प्रभाव था। तत्कालीन समाज 3 वर्गों में विभक्त था, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। ठीक है, उच्च वर्ग में शासक, सामंत, उच्च अधिकारी एवं पुरोहित आदि आते थे। ठीक है, उच्च वर्ग में। और मध्य वर्ग में कृषक, व्यापारी, शिल्पी आदि आते थे। इसके अतिरिक्त निम्न वर्ग में कौन आते थे? दास आते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देखेंगे। तत्कालीन समाज में यद्यपि दहेज प्रथा का प्रचलन था, ठीक है, लेकिन फिर भी समाज में स्त्रियों के सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। और आर्थिक जीवन कैसा था देख लेते हैं। सुमेरियन सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ठीक है, इस काल के लोगों ने नहरों एवं बांधों का निर्माण कराया। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि का विकास हुआ। इस काल में किसानों को अपनी कुल उपज का कितना 1/3 भाग राज्य को कर के रूप में देना पड़ता था। मतलब 1/3 भाग जो है और अपने राज्य को कर के रूप में देना पड़ता था। सुमेरियन सभ्यता के अंतर्गत व्यापार की स्थिति भी अच्छी थी। व्यापार दूर दूर तक के क्षेत्रों के साथ किया जाता था। इस सभ्यता के निवासी अनाज, खजूर, ऊनी वस्त्र आदि मिस्र एवं भारत से ले जाते थे। इन देशों से सोना, चांदी तथा मूल्यवान पत्थर, हीरा लेकर आते थे। ठीक है, धार्मिक जीवन कैसा था देख लेते हैं। सुमेरियन सभ्यता में धर्म का विशेष महत्व था। प्रारंभ में केवल वह एक ही देवता, एक देववाद की पूजा किया करते थे, परंतु बाद में अनेक देवताओं की पूजा की जाने लगी। प्राकृतिक शक्तियों में सूर्य एवं चंद्रमा की पूजा की जाती थी। अर्थात यहाँ धर्म एकेश्वरवाद से बहुदेववाद की ओर अग्रसर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, लेखन कला। ठीक है, सुमेरियन लोगों को लेखन कला का भी ज्ञान था। इनकी लिपि की कीलाकार लिपि कहा जाता है। ठीक है, इस लिपि का आविष्कार लगभग 3000 ईसा पूर्व में सुमेरियन लोगों ने किया था। ठीक है, कितना 3000 ईसा पूर्व पहले ही हो गया था। इस लिपि में लगभग 300 अक्षर थे, जिन्हें चिन्ह, चित्रों, संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता था। इस लिपि की चिकनी मिट्टी की गीली तख्तियों पर नुकीली वस्तु कलम से लिखा जाता था। इस लिपि में अनेक लेख भी प्राप्त हुए हैं। सुमेरियन या सुमेरिया सभ्यता के अध्ययन के बाद हम यह कह सकते हैं कि 300 ईसा पूर्व की इस सभ्यता ने मानव को काफ़ी कुछ दिया, जिसके लिए मानव जाति इस सभ्यता की ऋणी रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं बेबीलोनिया की सभ्यता। सुमेरिया सभ्यता के पश्चात इस क्षेत्र में बेबीलोनिया की सभ्यता का जन्म हुआ। बेबीलोनिया सभ्यता के लोगों ने सुमेरियन सभ्यता को नष्ट न करके उसमें सुधार पहले से अच्छा बनाया। इसी कारण बेबीलोनिया एवं सुमेरिया की सभ्यता में अनेक समानताएं थी। बेबीलोनिया के लोग संभवतः अरब के रेगिस्तान के घुमक्कड़ लोग थे, जिन्होंने ईसा पूर्व 2000 के लगभग सुमेर पर विजय प्राप्त की। इन्होंने बेबीलोनिया को अपनी राजधानी बनाया। इसी कारण इस सभ्यता को बेबीलोनिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। बेबीलोनिया सभ्यता की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक नीति पर देखेंगे दोस्तों। पहला राजनीतिक, ठीक है, जीवन। बेबीलोनिया का सर्वप्रथम शासक कौन था? हम्मुराबी था। ठीक है, जो बेबीलोनिया का पहला शासक कौन था? वो हम्मुराबी था। उसने लंबे समय लगभग 2123 ईसा पूर्व से 2080 ईसा पूर्व तक शासन किया। बेबीलोनिया में जो भी राजा को ईश्वर की प्रतिनिधि माना जाता था। हम्मुराबी न केवल एक अत्यंत शक्तिशाली शासक था, परंतु अत्यंत योग्य भी था। उसको विश्व का प्रथम कानून निर्माता भी माना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सामाजिक जीवन कैसा था। ठीक है, बेबीलोनिया समाज 3 वर्गों में विभक्त था: उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और दास वर्ग।
उच्च वर्ग में पुरोहित तथा अन्य संपन्न व्यक्ति थे। मध्य वर्ग में किसान एवं व्यापारी को रखा जाता था। निम्न वर्ग में दास। इस सभ्यता के सामान्यतः एक पत्नी प्रथा का भी प्रचलन था या प्रचलित थी। आर्थिक जीवन देखते हैं। अब देखेंगे आर्थिक जीवन। ठीक है, इस सभ्यता में कृषि प्रमुख व्यवसाय था। इस सभ्यता में किसान संपन्न थे। ठीक है, क्योंकि भूमि उपजाऊ थी। भूमि उपजाऊ होने के कारण किसान यहाँ के संपन्न थे। किसानों को कुल उपज का 1/3 सरकार को देना पड़ता था। इस सभ्यता में व्यापार उन्नति पर था। सड़कों पर जहाज़ों से व्यापार किया जाता था। ठीक है, उनके भारत एवं मिस्र के व्यापारिक संबंध भी थे। धार्मिक जीवन देख लेते हैं। इस सभ्यता में धर्म का विशेष महत्व था। यहाँ जिगुरात अर्थात मंदिर राज्य की संपत्ति माने जाने थे। ठीक है, इस सभ्यता में अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। इस समय पशु बलि का भी प्रचलन था। सूर्य और चंद्रमा की भी पूजा की जाती थी। अब देखेंगे नेक्स्ट, असीरिया की सभ्यता। ठीक है, हम्मुराबी की मृत्यु के पश्चात बेबीलोनिया का साम्राज्य कमजोर हो गया। असीरियन लोगों ने बेबीलोनियों पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। इन्होंने मेसोपोटामिया के विशाल भूभाग पर अपने साम्राज्य की स्थापना की। उनके राज्य में अस्सुक नामक नगर के कारण वे असीरियन कहलाए। इनका सबसे प्रसिद्ध शासक असीरी बेतरीपाल था। यह एक विद्वान शासक था। तो देख लेते हैं राजनीतिक स्थिति इस सभ्यता की। असीरिया की राजधानी नीनेव थी। ठीक है, नीनेवे थी। यह दजला नदी के किनारे थी। इस सभ्यता में कुशल एवं सुव्यवस्थित शासन की स्थापना की गई थी। कैसी थी? कुशल और सुव्यवस्थित। ठीक है, इस सभ्यता में भी राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। वह अत्यंत शक्तिशाली होता था। प्रशासन की सुविधा हेतु साम्राज्य को कई इकाइयों में बांटा गया था। प्रत्येक इकाई का सर्वोच्च अधिकारी राज्यपाल होता था, जिसका कार्य कर वसूल करना, प्रशासनिक व्यवसाय बनाए रखना एवं जनता की सुरक्षा करना था। इस सभ्यता में अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता था। ठीक है, अब देखेंगे आर्थिक जीवन कैसा था। असीरियन सभ्यता भी कृषि प्रधान थी। यहाँ के लोग मुख्य व्यवसाय खेती करना था। ठीक है, कृषि के अतिरिक्त उद्योग का भी विकास होने लगा था। इन लोगों ने लोहे का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया था। लोहे के औजार बनाने वाले ये संभवतः प्रथम लोग थे। सामाजिक जीवन देख लेते हैं। इस सभ्यता के लोगों का समाज 3 भागों में विभक्त। उच्च वर्ग में सामान एवं पुरोहित, मध्य वर्ग में व्यापारी एवं कृषक, निम्न वर्ग में दास। ठीक है, इस काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। पर्दा प्रथा प्रचलन था। ठीक है, या प्रचलित थी। धार्मिक जीवन देख लेते हैं। इस सभ्यता में धर्म का महत्व कम था। इस सभ्यता के लोग असुर, मर्दुक एवं ईश्वर की पूजा करते थे। असीरिया ने शक्ति के बल पर शासन की स्थापना की थी, अतः यह अधिक समय तक कायम नहीं रह सके और इस सभ्यता का पतन हो गया। अब देखते हैं मिस्र की सभ्यता। मिस्र में भी सभ्यता का विकास वहाँ की प्रमुख नदी नील नदी के किनारे ही हुआ था। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित था। मिस्र के उत्तर में भूमध्य सागर तथा पूर्व में लाल सागर था। मिस्र के दक्षिण पश्चिम में रेगिस्तान है। मिस्र के बीच में नील नदी बहती है, जो मिस्र की भूमि को उपजाऊ बनाती है। मिस्र में नील नदी का विशेष महत्व है, क्योंकि मिस्र के निवासियों के लिए पीने योग्य जल यही नदी उपलब्ध कराती है। यदि मिस्र में नील नदी न होती तो मिस्र का सारा क्षेत्र रेगिस्तान हो जाता। अतः मिस्र निवासी नील नदी की पूजा करते हैं। इसी के कारण मिस्र को नील नदी का तोहफा या वरदान कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता की जो विशेषताएं देख लेते हैं। पहला, शासन व्यवस्था।
मिस्र में निरंकुश शासन व्यवस्था थी, जिसका सर्वोच्च अधिकारी फारो मतलब राजा होता था। राज्य की संपूर्ण भूमि का स्वामी भी राजा ही होता था तथा मिस्रवासी उसे ईश्वर की प्रतिनिधि मानते हुए पूजते थे। ठीक है। फारो की सहायता के लिए अनेक पदाधिकारी होते थे, जिनमें प्रमुख मंत्री था। राज्य की आयु का प्रमुख स्रोत भूमि कर ही होता था। सामाजिक जीवन देख लेते हैं। मिस्र का समाज 3 वर्गों में विभक्त था। उच्च वर्ग, जिसमें राजा एवं राजवंश के व्यक्ति, सामंत, जमींदार तथा अन्य धनी व्यक्ति आते थे। द्वितीय मध्यम वर्ग में व्यापारी, व्यवसायी एवं बुद्धिजीवी वर्ग आते थे। तृतीय में कृषक, मजदूर एवं निर्धन व्यक्ति था। इस समस्त वर्गों के रहन सहन में पर्याप्त अंतर था। मिस्र के निवासी लोग भोजन में गेहूं, जौ, मांस, मछली, दूध और खजूर का प्रयोग करते थे। मिस्र में स्त्रियों की स्थिति सम्मानित थी। ठीक है। स्त्रियां सार्वजनिक एवं धार्मिक समारोहों में पुरुष के साथ भाग लेती थी। उन्हें पुरुष के समान सभी अधिकार प्रदान किए गए थे। और धार्मिक जीवन देख लेते हैं मिस्र सभ्यता के। मिस्र के प्रत्येक नगर का अपना देवता होता था। मिस्र में देवी देवताओं की संख्या लगभग 2200 थी। इनमें प्रमुख देवता सूर्य थे, जिन्हें रेरा, होरस आदि के नाम से जाना जाता था। मिस्र निवासी देवी देवताओं के अतिरिक्त पशुओं को भी पूजा करते थे। इसके साथ ही मिस्रवासी अपने सम्राटों की पूजा भी देवी देवताओं के समान करते थे। व्यवसाय एवं व्यापार। मिस्र के लोग मुख्य कार्य खेती करना था। नील नदी के कारण मिस्र की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी, अतः कम वर्षा होने के पश्चात भी किसान उपज पैदा करने में सफल रहते थे। उस समय मुख्य रूप से गेहूं, जौ एवं अंगूर की खेती की जाती थी। कपास भी उगाया जाता था। कृषि के साथ साथ प्रमुख पशुओं जैसे गाय, बैल, भेड़ आदि भी पालते थे। ठीक है। व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाता था। विभिन्न वस्तुओं भारत से यथा इत्र, रंग, मसाले आदि भेजी जाती थी और अनेक वस्तुएं मंगाई जाती थी। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता होंग हो नदी की घाटी में विकसित हुई। यह स्थान चीन के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। इस सभ्यता का विकास होने पर कुछ लोग दक्षिण दिशा में यांगसी क्यांग नदी की घाटी में जाकर बस गए। यह भूमि उपजाऊ थी। चीन के प्रमुख राजवंशों में सांग वंश एवं चाउ वंश थे। सांग वंश के शासकों ने लगभग 1766 ईसा पूर्व से 1122 ईसा पूर्व तक शासन किया। इनके शासन में चीन में प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति हुई। चाउ वंश ने ईसा पूर्व 1122 से लेकर ईसा पूर्व 249 तक शासन किया। पहले काल की तुलना में इसमें अधिक विकास हुआ, इसलिए इस काल को चीनी इतिहास का स्वर्ण युग मानते हैं। ठीक है। देखेंगे दोस्तों अब नेक्स्ट चीन की सभ्यता की विशेषताएं। सामाजिक स्थिति देखते हैं। चीन का समाज वर्गों में विभक्त था। बुद्धिजीवी वर्ग, व्यापारी वर्ग, कारीगर एवं कलाकार वर्ग, कृषि एवं मजदूर वर्ग। इन चारों वर्गों में कृषक एवं मजदूर को छोड़कर शेष की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। सरकारी पदों पर विद्वान व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता था। चीनी समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। प्रारंभ में इस समाज में स्त्रियों की स्थिति ठीक थी, परंतु धीरे धीरे कमजोर स्थिति होने लगी थी। आर्थिक जीवन देख लेते हैं इन लोगों का। चीन के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि ही था। चीन में गेहूं, चावल, बाजरा, सोयाबीन तथा चाय की खेती की जाती थी। कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता था। पशुओं में सूअर एवं भेड़ को विशेष रूप से पाला जाता था। चीन के लोग व्यापार भी करते थे। रेशम उद्योग अत्यंत विकसित था। इसी कारण चीन से रेशम का सर्वाधिक निर्यात होता था।
इसके अतिरिक्त चीन के लोग कागज का भी निर्माण करते थे। धार्मिक जीवन। चीन में धर्म का विशेष महत्व नहीं था। उस समय पुरोहित नहीं होते थे, परंतु लोग सर्वशक्तिमान शक्ति की पूजा करते थे, एक आधार मान के, जिसे वे क्या बोलते थे, संगति कहते थे। संगति का अर्थ स्वर्ग का देवता होता था। राजा को संगति का पुत्र माना जाता था, इसी कारण राजा की पूजा की जाती थी। ठीक है, विभिन्न बिंदुओं पर ध्यान दें। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। मेसोपोटामिया सभ्यता एशिया से पश्चिम भाग में दजला एवं फरात नदियों की घाटी में विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया में ही विश्व की 3 सभ्यताएं कौन कौन से दोस्तों? सुमेरियन, बेबीलोनिया और असीरिया का जन्म हुआ। सुमेरिया सभ्यता में मंदिरों को जुगुरात कहा जाता था। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा गया। मिस्र के फारो के मकबरे को पिरामिड कहते हैं। मिस्र में फारो के मकबरे को पिरामिड कहते हैं। मिस्र के मुख्य देवता कौन कौन से थे? सूर्य एवं नील थे। चीन सभ्यता का विकास हांग हो एवं यांगत्से क्यांग नदी की घाटियों में हुआ था। चीन के लोग स्वर्ग के देवता संगति की पूजा करते थे। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है।